हेलो स्टूडेंट्स। अब बाइनोमियल जो हमने एक्सप्रेशन था या बाइनोमियल लॉ हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसके बाद हम जो नेक्स्ट स्टेप है या प्रोबेबिलिटी के लिए जो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लॉ कह सकते हैं या नॉर्मल कर्व से हम कैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फोर्थ जो इसमें पार्ट आता है वो आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ और चांसेस फ्रॉम शेप ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल कर्व। अब मैंने ये तो आपको बता दिया था कि नॉर्मल कर्व क्यों बनता है, क्योंकि मीन के अबव भी वैल्यूज़ फॉल कर सकती है, मीन के बिलो भी वैल्यूज़ फॉल कर सकती हैं। इसीलिए हमने सबसे पहले यही लिखा है कि मीन के अबव भी वैल्यू फॉल करती हैं, मीन के बिलो भी वैल्यूज़ फॉल करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारी पल्स रेट एवरेज हमने 72 ली है, तो अगर हम एक डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसमें हमें जो है वो जो डाटा में जो हमें रीडिंग्स मिलेंगी या हमें जो डाटा कलेक्ट होगा उसमें जो फाइंडिंग्स होगी वो नॉर्मल 72 से ऊपर भी रह सकती हैं और 72 से नीचे भी रह सकती हैं। तो इसमें इस कर्व जो इस तरह का कर्व बनता है उसको हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लाइंग अबव और बिलो एट एनी डिस्टेंस फ्रॉम द मीन कैन बी एस्टिमेटेड। ठीक है, तो मतलब इससे हम क्या देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी हम देख सकते हैं कि 72 से कितनी ऊपर फॉल करेंगी, 72 से नीचे कितनी फॉल कर सकती हैं, वो हम एस्टिमेट लगा सकते हैं इससे प्रोबेबिलिटी फ्रॉम शेप ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल कर्व। For example, heights of 200 individuals are taken, then as per normal distribution 50% of the individuals will lie above the mean and 50% lie below the mean। तो इसमें क्या है, अगर आपको पीछे नहीं भी आपको याद है या किसी ने रिसर्च पढ़ा होगा उसमें भी इसके बारे में आपने थोड़ा पढ़ा होगा, जब हाइपोथेसिस के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसमें अगर आप देखिए तो ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स हैं और ये इसके बीच में जो है वो मीन वैल्यू है। तो कुछ चीज़ें इसके बिलो फॉल करेंगी, कुछ चीज़ें इसके अबव फॉल करेंगी। तो हमने जो क्लासिकली या जो हम पहले से एक रेंज लेके आते हैं, रेंज का मतलब हम सीधा सा कहते हैं कि जो इस एरिया में पड़ेगा, ठीक है, एक ये वाला एरिया जो है हम इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में रखते हैं और कुछ एक एरिया जो है हम इसके आउटसाइड रखते हैं। तो बहुत ही सिंपल वे में आपको मैं समझाऊं, अगर हम इसको लेते हैं ±1 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मतलब ये 68% ऑफ एरिया को कवर करता है। ये बहुत इजी है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर हम इसमें लेते हैं ±2 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हम कितने एरिया को, देखिए ये हमने 2 स्टैंडर्ड डेविएशन लिया था, मैंने फर्स्ट वाला इसमें नहीं बनाया है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसी को यूज़ करते हैं। लेकिन जो अगर हम फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ से आएगा कहीं से, अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक सिर्फ हम 68% एरिया कवर करेंगे। इसका मतलब ये होगा, या पहले हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं जिससे हम इसी से ईजिली जो है समझ पाएंगे। लेकिन मैंने जो है वो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन तक इसको लिया, या इसमें हमने 2 स्टैंडर्ड डेविएशन तक जो है वो एरिया कवर किया है। तो मतलब हमने कितनी फाइंडिंग्स या कितना डाटा या कितनी हमने रीडिंग्स कलेक्ट की हैं, मतलब ये 95% एरिया को कवर करती हैं। इसके बाहर अगर वो फॉल करेंगी तो वो हमें जो है वो आगे जाके हम पढ़ेंगे कि वो हमारे जो है इस सिग्निफिकेंट एरिया में या जो हमारा एक वैल्यूएबल एरिया है उसमें फॉल नहीं कर रही हैं, तो वो इस एरिया में फॉल करेंगी। ठीक है, तो अगर इस 2 ±2 स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह हम लेते हैं ±3 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इट विल कवर 99% ऑफ द एरिया। मतलब जो हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाया था उसमें सिर्फ 0.5% इधर बचा और 0.5% इधर बचा, बाकी सारा का सारा एरिया जो है हमने कवर कर लिया है। अगर हम जो है अपनी रेंज रखते हैं 3 स्टैंडर्ड डेविएशन एंड -3 स्टैंडर्ड, मतलब बिलो द मीन होगा तो माइनस आएगा, अबव द मीन होगा तो माइनस आएगा, मतलब दिस इज़ द लेवल। और इसी चीज़ को हम आगे पढ़ेंगे कि दिस इज़ द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अभी हो सकता है बच्चों आपको टफ लगे, लेकिन आगे जब हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे आपको बहुत ईजी लगेगा ये।
अभी यहाँ पे हमें सिर्फ ये जानना है कि हम रेंजेस कहाँ कहाँ लेते हैं एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये सबको पता है ये कर्व कैसे बना। मान लो यहाँ पे 72 पर मिनट जो पल्स रेट थी, कुछ पल्स यहाँ पे फॉल करेंगी, कुछ पल्स यहाँ फॉल करेंगी, तो उसका एक कर्व बनेगा। अगर हम इतने एरिया को कर्व हम 2 स्टैंडर्ड डेविएशन तक कर्व को जो है वो इंक्लूड करते हैं, तो ये जो होगा दिस इज़ द एरिया ऑफ सिग्निफिकेंस होगा। तो अगर हम यहाँ तक इंक्लूड करते हैं तो ये कवर करेगा 75% एरिया को। अगर हम 3 स्टैंडर्ड और थोड़ा इस तरफ को चले जाते हैं, इधर भी नेगेटिव होगा इधर को पॉजिटिव होगा, तो ये कवर करेगा 99% एरिया को। मतलब बचा कितना, सिर्फ 0.5% यहाँ पे, 0.5% यहाँ पे। और अगर हम इसको देखें तो मैंने यहाँ कहा कि 95% एरिया को हम कवर करते हैं, तो 95 100 में से 95 को माइनस किया जाए तो 5 बचते हैं। तो 2.5% माइनस वाली साइड को, 2.5% प्लस वाली साइड को। तो मतलब हम जो एक रेंज जो है मीन के विलो और मीन के अबव जो है वो रखते हैं, जिसको हम बाद में जो है वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं। सिमिलरली द टोटल एरिया अंडर नॉर्मल कर्व इज, इसीलिए क्या हम क्यों इसको 100 में से ले रहे हैं, हम उसको मानते हैं यूनिटी मतलब 1। लेकिन अगर हम परसेंटेज में देखें तो हम इसको 100% लेंगे। प्रोपोर्शनल एरिया अंडर एनी पार्ट ऑफ कर्व विल इंडिकेट रिलेटिव फ्रिक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन बिटवीन एनी 2 पॉइंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। अब इसको एग्जाम्पल से हम देखेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉलिंग बियॉन्ड 1 - 2 स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ वेरी स्मॉल, दैट इज़ 2.5 + 2.5 दैट इज़ 5% only, and that for ±3 standard deviation beyond 0.5 + 0. That is 1%. Z-test gives probability of location of any observation in relation to mean in a normal frequency distribution. अब आगे अगर आपको पता हो तो आपके सिलेबस में 2 तरह के टेस्ट दिए गए हैं, पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक। उन टेस्ट की जितनी भी कैलकुलेशन की जाती है, यहाँ तो इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे Z टेस्ट दिया है, तो Z टेस्ट मान लो हम किसी एग्जाम्पल पे अप्लाई करते हैं और हमारे पास कुछ वैल्यू आती है उस Z टेस्ट की। तो उस Z टेस्ट की वैल्यू जब आएगी, उस Z टेस्ट को हमने क्यों कैलकुलेट किया है, हमने ये देखने के लिए कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी आ रही है वो यहाँ फॉल कर रही है या जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ फॉल करती है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है वो कंक्लूजन फाइंड आउट करेंगे हम। समझ आई आपको? देखो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जो अभी आपको टफ लगेगी, लेकिन आप 1-2 बार पढ़ोगे आपको बहुत इजीली समझ आएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब हमने एक एरिया सेट किया है जहाँ पे हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, या जो हमें डाटा मिला हमने उसको जो है वो यहाँ पे पुट कर दिया, जिससे हमने एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना लिया। उसके बाद हमने रेंजेस सेट कर दी अपनी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉलिंग बियॉन्ड ±2 SD is very small, that is 2.5 + 2.2.5 + 2. That is 5%, and only that for अगर ±3 स्टैंडर्ड डेविएशन है तो हम क्या है 0.5, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। तो अगर हम Z टेस्ट किसी डाटा पे अप्लाई करते हैं, Z टेस्ट की प्रोबेबिलिटी ऑफ लोकेशन, तो हमें देखना है कि यहाँ फॉल कर रहा है कि यहाँ फॉल कर रहा है। तो इसका मतलब Z टेस्ट गिव्स probability of location of any observation in relation to mean, ठीक है, in relation to mean कि यहाँ फॉल करता है, यहाँ फॉल करता है, यहाँ फॉल करता है या यहाँ फॉल करता है in a normal frequency distribution. Probability of sample values or mean and proportion differing by chance can be determined by shape of sampling. तो जितना भी डिफरेंस होगा या प्रोपोर्शन में कितने मीन से दूर होगा, ये सब हमने जो है वो हमें कैसे पता चलेगा, उतना ही चेंज हमारे जो है वो शेप ऑफ सैम्पलिंग में आ जाएगा कि जो कर्व बनेगा वो अकॉर्डिंग टू द जो है वो वैल्यूज़ बनेगा, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल वैल्यूज़, जो हमने सैम्पल लिया था, और मीन्स जो हमें मीन मिले थे, एंड प्रोपोर्शन, जो प्रोपोर्शन होगा डिफरिंग बाय चांस कैन बी डिटरमाइंड। तो हमने कहा था प्रोबेबिलिटी क्या है, चांस है, ठीक है। तो अगर बाई चांस वो डिफरिंग करता है तो वो हम इसे डिटरमाइन कर लेंगे, ठीक है।
अब लास्ट इसमें आता है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम द टेबल। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, जब हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखेंगे, तो मैं आपको बताऊंगी कि टेबल, जब हम पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट पढ़ेंगे तो मैं आपको वहाँ पे बताऊंगी कि हम टेबल्स भी देखते हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है वो वैल्यूज़ दे रखी होती हैं। तो जो लास्ट स्टेप इसमें आता है वो आता है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम द टेबल। The probabilities were also calculated from the various tables like T table, chi-square table। तो मैंने आपको बताया है कि पैरामीट्रिक या नॉन पैरामीट्रिक जो टेस्ट रहेंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, जेड टेस्ट। तो उनके एक प्रोबेबिलिटी के टेबल्स दिए रहते हैं, क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल को कैलकुलेट करके या डाटा को कैलकुलेट करके हम मेरे पास वैल्यू आती है उसको हम जो है वो कंपेयर करते हैं टेबल वैल्यूज़ के साथ। मतलब जो एक स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं उनके साथ कंपैरिजन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो अपने कंक्लूजन पे निकलते हैं। तो इसीलिए जो हम कैलकुलेशन के बाद जेड टेस्ट लगा दिया हमने, टी टेस्ट लगा दिया या काई स्क्वायर टेस्ट लगा दिया, उसके बाद हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आती हैं। जैसे आगे जब हम जेड टेस्ट वगैरह पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आएगा। बस अभी आपको एक चीज़ देखनी है कि जो टेस्ट है उनके अकॉर्डिंग भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी दी गई है टेबल्स में, और उनको भी हम जो है वो जब हमने कंक्लूजन पे निकल आना होता है तो हम वो कैलकुलेशन जो कैलकुलेटेड वैल्यू होती है उसको हम कंपेयर करते हैं टेबल वैल्यूज़ के साथ। तो लाइफ टेबल, जैसे कोई लाइफ टेबल होगा तो उसमें सर्वाइवल या डाइंग रेट और वैल्यूज़ ऑफ रैंडम टेबल एट्सेट्रा, ये सब जो है वो एग्जाम्पल हैं इसके। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है कि अभी हमने अपना एक्सपेरिमेंट भी इतना कोई स्टार्ट किया नहीं है या हम करने जाएंगे स्टार्ट उसको, या हमने अभी सिर्फ डाटा कलेक्ट किया है तो हम प्रोबेबिलिटीज़ देखेंगे कि ये डाटा हमारे पॉजिटिव उसमें हो सकता है या नेगेटिव उसमें हो सकता है, उसकी हमें नीड क्या है। One would like to know the probability of occurrence of sample values by chance so that sample results can be compared with those of populations। Yes, मतलब अगर हमें पहले ही प्रोबेबिलिटीज़ हम उसकी कैलकुलेट कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, जो हमारी सैम्पल के रिज़ल्ट्स आए होंगे उसको हम जो है वो पॉपुलेशन से कंपेयर करके जो है एक प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि इस ड्रग की प्रोबेबिलिटी पॉपुलेशन में भी सक्सेस होने के लिए जो है वो इतनी ज़्यादा है। ठीक है, मतलब हमारे पास सैम्पल्स के रिज़ल्ट्स हैं, तो अब हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन पे तो ट्रायल नहीं कर सकते, तो उसी के बेसिस पे हम एक प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, एक प्रोबेबल जो है अपना कंक्लूजन निकालेंगे कि यस दिस ड्रग अगर वो उस पर्टिकुलर सैंपल पे सिग्निफिकेंट होगी तो यस इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन जहाँ से हमने वो सैंपल लिया था उसके लिए भी वो ड्रग जो है वो सिग्निफिकेंटली इफ़ेक्ट दे सकती है। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट। फॉर द पर्पस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बायोलॉजिकल हैपनिंग इन यूनिवर्स मस्ट बी अंडरस्टूड। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमें पता है कि फॉर एग्जांपल जापान में बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है, तो एक वो बायोलॉजिकल हैपनिंग है। तो हमने क्या है, हमने जो है वो पिछला डाटा देखा है कि साल में इतनी बार वहाँ पे अर्थक्वेक आया या इतनी बार ये डैमेज हुआ, वो डैमेज हुआ, सुनामी आई या कुछ आया, तो उसके बेसिस पे हम प्रोबेबिलिटी लगाते हैं या चांस लगाते हैं। प्रायर हम एक डाटा के बेसिस पे कंक्लूजन निकालते हैं कि यस प्रोबेबिलिटी है कि बाद में भी यहाँ पे अर्थक्वेक आ सकता है, तो दैट इज़ बायोलॉजिकल हैपनिंग। नेक्स्ट आता है इन्फेरेंस और कंक्लूजन ड्रॉन आफ्टर वेरियस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आर बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटीज़। मैं बार बार आपको यही कह रही हूँ कि हम क्यों सैम्पल टेस्टिंग करते हैं। हम सैम्पल टेस्टिंग करते हैं, अपने टेस्ट अप्लाई करते हैं, फिर हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है इसके सिग्निफिकेंट होने की, तो वो हम एक कंक्लूजन ड्रॉन करते हैं कि इस सैम्पल पे जो है वो हमें सिग्निफिकेंटली रिज़ल्ट मिला है, अच्छा रिज़ल्ट मिला है, तो प्रोबेबिलिटी है कि ये जो है वो आगे जब हम इसको अप्लाई करेंगे किसी मास पे या किसी पॉपुलेशन पे, तो हमें जो है वो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मिलेगी। वो हमारे पास एक कंक्लूजन फाइंड आउट हम करते हैं उससे। अनसर्टेनिटी कैन बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि कोई सर्जरी है जिसके 90% चांसेस हैं कि वो सक्सेस होगी और 10% चांसेस हैं कि वो सक्सेसफुल नहीं होगी। देखो,
वो तो एक सब्जेक्टिव चीज़ है, हमें पहले नहीं पता, हमारे पास कोई एक न्यूमेरिकल डाटा नहीं आ सकता कि ये जो है वो इसकी सक्सेस रेट जो है वो अच्छी होगी। लेकिन हमने क्या किया होगा कि उसी तरह की जो पिछली सर्जरीज़ होंगी उनका डाटा कलेक्ट करेंगे, उनको न्यूमेरिकली हम जो है एक स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन लगा के एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो है फाइंड आउट करेंगे। फिर उस न्यूमेरिकल वैल्यू के बेस पे हम अपना कंक्लूजन निकालेंगे कि पिछली जो सर्जरीज़ हुई थी उसे हमें इतना सक्सेस रेट मिला था, तो ये पर्टिकुलर सर्जरी जो होगी इसकी भी प्रोबेबिलिटी है कि 90% जो है ये सक्सेस रहेगी और 10% है कि हो सकता है कि ये सक्सेसफुल ना रहे। ठीक है, तो जो अनसर्टेनिटी थी उसको हमने सर्टेन करने की कोशिश की, 90% जो है हमने उसको सर्टेन करने की कोशिश की। फंडामेंटल बेसिस ऑफ मैनी स्टेटिस्टिकल थ्योरीज, वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन आर बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। तो बहुत सारे फंडामेंटल्स है, स्टैटिस्टिकल थ्योरीज हैं, वेरियस डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे ही होते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो प्रोबेबिलिटी का जो है वो टॉपिक ख़त्म हुआ। नेक्स्ट हम जो है वो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।